हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देवर राघव की पुत्री निशा का विवाह था। राघव और ममता महीने भर पहले से ही जिद पर अड़े थे कि भाभी आपको हफ्ते भर पहले आना होगा। वे उसे मानते भी बहुत थे। शायद यही कारण है कि हमारे लिए उनके आग्रह को ठुकराना पाना संभव नहीं हो पा रहा था। अनुराग के पास ज्यादा छुट्टी नहीं थी, अतः वो विवाह से एक दिन पूर्व ही जाना चाहते थे, पर वो श्वेता से जाने का आग्रह कर रहे थे। इस बार श्वेता का अकेले जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ना जाने क्यों कहीं भी आना जाना वो भी अकेले सोच सोच कर उसे तनाव होने लगता है। कहीं दुर्घटना, कहीं चोरी तथा कभी बलात्कार। समाचार पत्रों और दूरदर्शन की खबरों से तो यही लगने लगा है कि आज इंसान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक समय था जब माता पिता बच्चों से कहते थे कि अखबार और टीवी की खबरें नियमित पढ़ा और देखा करो, कम से कम देश विदेश के बारे में जानकारी मिलेगी, कुछ तो ज्ञान बढ़ेगा। पर अब तो स्वयं ही पढ़ने या देखने को मन नहीं करता। विशेषतः झारखंड में आकर चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ना कब का छूट चुका है। प्रभात खबर जैसे आंचलिक अखबार की तो छोड़िए, हिंदुस्तान जैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दैनिक में भी मुख्य पृष्ठ पर रोज गला रेत कर हत्या के समाचार के साथ खून से लथपथ लाशें देखकर मन कांप उठता है। जीवन से कभी मोह नहीं रहा, पर जीवन इतना क्षणभंगुर होगा कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे समाचार जहां असुरक्षा की भावना बढ़ाते हैं, वहीं रोज रोज ऐसे समाचार देख और पढ़कर क्या व्यक्ति संवेदन शून्य नहीं होता जाएगा। कभी कभी वो सोचती, क्या हमारे देश में एक भी अच्छा काम नहीं हो रहा है? क्या पूरे विश्व में जानवर ही बिखरे पड़े हैं? अभी 2 वर्ष पूर्व भी अनुराग महाराष्ट्र से झारखंड में स्थानांतरित होकर आए हैं। पोस्टिंग भी ऐसी जगह हो गई जो नक्सलियों का गढ़ मानी जाती है। नौकरी तो नौकरी ही है, जहां भी स्थानांतरण हो जाना ही पड़ता है। यहाँ नक्सलियों का कहर इतना है कि देर रात बाहर रहना सुरक्षित नहीं समझा जाता है। पद संभालते ही अनुराग के सहयोगियों ने इस बारे में उन्हें आगाह कर दिया था। घूमना फिरना तो ठीक है, पर नौकरी तो घर बैठकर नहीं की जा सकती, उसमें तो देर सवेर होती ही रहती है। जब कभी ऐसी स्थिति आती, अनुराग जब तक घर नहीं लौटाते, अनहोनी की आशंका से दिल धड़कता ही रहता है। अनुराग से अपने मन की बात कहती तो वो हंसी में उड़ा देते। कहते, श्वेता तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी जैसी आत्मविश्वासी स्त्री जो जब तब अकेले आने जाने की अभ्यासी रही है, तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना आश्चर्यजनक लगता है। अगर तुम्हारी तरह सब सोचने लगे तब तो यहाँ कोई भी घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अरे जो होना होगा वो होगा ही, फिर व्यर्थ का तनाव क्यों? ये सच है कि श्वेता में बचपन से ही आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। हमेशा यही लगता था कि जब लड़के इस काम को कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। साइकिल से लेकर स्कूटर और कार चलाना भी उसने सीखा था। आत्मविश्वास का ही फल था कि बीई करने के तुरंत बाद नौकरी मिल गई थी, पर विवाह के पश्चात बच्चों की परवरिश में परेशानी होने के साथ साथ पति कहीं और तथा वो कहीं और वाली समस्या ने नौकरी छोड़ने को मजबूर कर दिया। तब लगा था बच्चों को पढ़ाना, उचित परवरिश करना भी नौकरी से कम नहीं है। पर फिर भी व्यस्त रहने के अभ्यस्त मस्तिष्क ने खाली समय का सदुपयोग किया। घर रहते हुए शेयर ब्रोकर का काम प्रारंभ कर दिया। मार्केट देखकर पैसा लगाने लगी। कुछ समय पश्चात उसे लगने लगा कि इस तरह से तो वो नौकरी से भी अधिक कमाने लगी है। कभी असंतुष्ट रहता मन संतुष्ट हो चला था, पर अचानक हुए स्थानांतरण तथा यहाँ के माहौल ने ना जाने क्यों असुरक्षा की भावना ने घेर लिया था। पहले वो जहाँ न दिन देखती थी ना ही रात। जब कभी आवश्यकता होती, कहीं भी कभी भी स्वयं ड्राइव करके चली जाती थी। वहीं अब अकेले जाने में डर लगने लगा है। ना जाने कैसा खौफ दहशत मन में समाती जा रही है। वो अनुराग को चाहकर भी नहीं समझा पा रही थी कि अपनों के लिए स्त्री मन की चिंता उसे चैन से नहीं रहने दे रही है। जहां तक आत्मविश्वास की बात है, वो तो ओस की गिरती उस बूंद के समान है जो गिरते समय ये सोच सोच कर परेशान होती रहती है कि वो बचेगी या नहीं। यह बात अलग है कि कभी वो धरती में समाकर जीवन दान दे देती है, तो कभी सीप में समाकर मोती बन जाती है। मन में अजीब सी कसमकस चल रही थी। निशा के विवाह के लिए कानपुर जाना अवश्यंभावी हो गया था, पर पिछले कुछ अनुभवों के कारण अकेले जाने की हिम्मत जुटा ही नहीं पा रही थी।
पिछली बार जब वो कानपुर गई थी तब लौटते समय जम्मू पठानकोट एक्सप्रेस को गरबा रोड के पास रोककर उपद्रवी तत्वों ने 4 घंटे तक उत्पात मचाया था। गनीमत थी कि वो उस बोगी में नहीं थी, पर रोने चीखने की आवाजें दूसरे डिब्बे में बैठे हुए भी दहशत पैदा कर रही थी। लूटपाट थमने पर ट्रेन चली थी। अगले स्टेशन पर घायलों को मरहम पट्टी के लिए उतारा तो देखकर दिल दहल गया। किसी के कंधे पर गोली लगी थी तो किसी के माथे पर चाकू का निशान था। एक औरत के तो कानों से खून बह रहा था। शायद उसके विरोध करने पर उन दहशतगीरों ने उसके झुमके खींचकर निकाले होंगे। आश्चर्य तो इस बात का था कि दहशतगीरों की दहशतगिरी चलती रही और रेलवे सिक्योरिटी दल के सिपाही दूसरे डिब्बे में बैठे रहे। तर्क था, इतने लोगों के सामने हमारी क्या चलती। कम से कम हमारी पहल पर अन्य बोगियों के बीच का दरवाजा बंद कर देने के कारण अन्य डिब्बे तो लुटने से बच गए। तब से ट्रेन की यात्रा करने पर खौफ लगने लगा था। मन की बात अनुराग को बताने पर उन्होंने कहा, तुम व्यर्थ परेशान हो रही हो। ऐसी घटनाएं रोज रोज थोड़े ही होती हैं। सच है, ऐसी घटनाएं रोज रोज नहीं घटती, पर मन में एक डर तो बैठ ही जाता है। अपनी चिंता तो एक बार छोड़ भी दे। पर यहाँ ऐसे माहौल में अनुराग को भी अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। क्रोध तो अनुराग पर भी यह सोचकर आ रहा था कि वह मेरे मन की व्यथा को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें यहाँ के माहौल में अकेला छोड़कर क्या मैं वहाँ चैन से रह पाऊंगी? क्या वहाँ रहकर मुझे इनकी चिंता नहीं रहेगी? छुट्टी नहीं है तो लीव विदाउट पे लेने से तो कोई रोक नहीं सकता, वहीं ले ले। आखिर निशा उनके भी तो भाई की लड़की है। क्या ऐसे समय भाई का हाथ बटाना उनका कर्तव्य नहीं है? ऐसे में मुझ पर ही अकेले जाने के लिए दबाव क्यों? यह एक निर्विवाद सत्य है कि पुरुष के मुंह से एक बार ना निकल गया तो हाँ का प्रश्न ही नहीं उठता। कभी कभी अपने ही गढ़े आदर्श, नैतिकता, कर्तव्य परायणता के साथ मिथ्या ओढ़ी आत्मनिर्भरता व्यक्ति को दंश देने लगती है। ना जाने क्यों कुछ दिनों से श्वेता को ऐसा ही महसूस हो रहा था। दुख तो इस बात का था कि उसकी मनोव्यथा को समझे बिना बार बार अनुराग यह कहकर अकेले जाने का इसरार करना कि तुम तो हमेशा ही अकेले जाती रही हो, तो फिर अब मना क्यों कर रही हो? कहीं डर का सहारा लेकर कर्तव्य से तो मुख नहीं मोड़ना चाहती? सुनकर मन में हुक सी उठी। वाह रे पुरुष, 25 वर्षों के समर्पण का अच्छा सिला दिया। सदियों से पुरुष ऐसे ही वाक्यों का सहारा लेकर नारी की अस्मिता से खेलता आया है। आखिर सारे रीति रिवाज, सारे कर्तव्य नारी के हिस्से में ही क्यों आते हैं? करे भी नारी, सुने भी नारी और भरे भी नारी। पुरुष तो सदा से ही काम का बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से विमुख होता रहा है। क्या कामकाजी स्त्री भी ऐसा कर सकती है? नहीं, कभी नहीं। उससे तो पहले ही कह दिया जाता है, भाई नौकरी करनी है तो करो, पर घर बाहर दोनों देखना होगा। घर की उपेक्षा सहन नहीं कर सकता। मानो नारी ना हुई कोई मशीन हो गई। श्वेता की हिचकिचाहट के बावजूद अनुराग ने उसकी टिकट बुक करा ही दी। आखिर वह दिन भी आ गया जब चलना था। मन में डर तो था ही, पर कर्तव्यों के सम्मुख ओखली में सिर डालने को विवश हो गई थी। वैसे तो डर की कोई बात नहीं है, फिर भी इस मोबाइल के जरिए तुम सदा संपर्क में रहोगी। अनुराग ने मोबाइल हाथ में पकड़ाते हुए कहा, आप तो मोबाइल ऐसे पकड़ा रहे हैं जैसे युद्ध पर जाने से पहले पत्नियां पतियों के हाथों में बंदूक देकर विदा करती हैं। श्वेता ने चिढ़ते हुए कहा, दरअसल क्रोध में या अव्यवस्थित मना स्थिति के कारण मोबाइल घर ही छोड़ आई थी। दरअसल क्रोध में या अव्यवस्थित मना स्थिति के कारण मोबाइल घर पर ही छोड़ आई थी। पर अनुराग को याद रहा। थोड़ी चिंता भली लगी। क्या उपमा दी तुमने? बंदूक और मोबाइल? वाह, जवाब नहीं तुम्हारा, कहकर खिलखिला अनुराग हंस दिए। उस समय अनुराग की हंसी भी चुभन पैदा कर रही थी। मन कह रहा था, कहूं क्यों अंधे कुएं में धकेल रहे हो, पर कहने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसे पता था अभी वो कुछ कहे उनके कानों में जूं भी नहीं लगेंगी। वैसे भी एक ही बात बार बार दोहराने से क्या फायदा? शायद दोष पुरुष का नहीं, हम स्त्रियों का ही है। आत्मनिर्भर बनकर सदा हर काम स्वयं करना चाहती हैं। ऐसी स्थिति आने पर यही तो होगा। ट्रेन चल पड़ी थी। शुभ यात्रा की शुभकामना के साथ अनुराग ने उसे विदा किया था। उनके हिलते हाथ का हाथ हिलाकर जवाब देती रही, जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो गए। मन के भय को दूर करने के लिए बैग से किताब निकालकर पढ़ने लगी। अकेले में किताबें ही व्यक्ति की अच्छी साथी होती हैं। यह निर्विवाद सत्य है। कम से कम मन मस्तिष्क को भटकने से तो रोकती हैं। स्टेशन आते गए और जाते गए। पढ़ते पढ़ते जब आंखें बोझिल होने लगी तब घड़ी की ओर निगाह डाली। ओह, 9 बजा रही थी।
बैग से खाना निकाला, खाकर सोने की तैयारी करने लगी। अभी झपकी लगी ही थी कि बगल के केबिन से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। उठकर देखा एक औरत दर्द से करा रही है। ध्यान से देखा तो पाया कि वह गर्भवती है। उसका पति बगल में बैठा उसे सांत्वना दे रहा है तथा अन्य सहयात्री व्यवस्था भरी आंखों से उसे देख रहे हैं। अगला स्टेशन आने में लगभग 4 घंटे की देरी थी। श्वेता ने जाकर उसे सांत्वना दी। उसकी आत्मीयता भरी बातें सुनकर उसके पति की आंखों से आंसू निकलने लगे। मन पर काबू करते हुए उसने कहा, अभी तो महीने भर की देर थी मैम, पर पता नहीं कैसे दर्द शुरू हो गए। पहले तो लगा फाल्स पेन होगा, पर दर्द की तीव्रता देखकर मन की धारणा गलत सिद्ध होती प्रतीत हो रही थी। साथ ही साथ इस श्वेता को भी लगने लगा था कि सिर्फ सांत्वना देने या सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इस बीच यह तो पता चल ही चुका था कि उन्हें भी कानपुर जाना है। कानपुर आने में अभी 10 घंटे शेष हैं। इतनी देर में ना जाने क्या से क्या हो सकता है। इस बात का उनके साथ साथ उसे भी एहसास होने लगा था। अचानक एक विचार आया और श्वेता ने अटेंडेंट से जाकर बात की तथा उससे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सूची मांगी। पहले तो वो हिचकिचाया, पर मंतव्य समझाने पर उसने टीटी से जाकर बात की। सुनकर टीटी सहायता के लिए आगे आया। उसने सूची सामने कर दी। सूची में अगली बोगी में ही डॉक्टर रीता सक्सेना नाम देखकर जान में जान आई। श्वेता टीटी के साथ बीच के मार्ग से उस बर्थ पर गई। मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ही हो, ना कि कोई रिसर्च स्कॉलर। थोड़ी हिचक के साथ उस बर्थ पर सोती महिला को उठाया। पहले तो इस तरह डिस्टर्ब करते देख वो झुंझलाई, पर जब उसने अपनी बात उसके सामने रखी तो वो सहायता के लिए तैयार हो गई। वो मेडिकल डॉक्टर ही थी, किसी सेमिनार में भाग लेने दिल्ली जा रही थी। वो तुरंत ही उसके साथ आई तथा पेशेंट को देखने लगी। उसे ऐसा करते देखकर पीड़ित महिला रेखा का पति दिनेश पहले चौंका, किंतु जब वस्तु स्थिति पता चली तब उसने उसे धन्यवाद देते हुए संतोष की सांस ली। डॉक्टर रीता ने चेकअप करने के पश्चात कहा कि कुछ ही समय में डिलीवरी हो सकती है। प्रीमेच्योर डिलीवरी है, वो भी पहली, अतः सावधानी भी आवश्यक है। उसके पास डिलीवरी के लिए आवश्यक उपकरण भी नहीं थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। क्या बात है डॉक्टर? उसे असमंजस में पड़ा देखकर श्वेता ने पूछा। मेरे पास कोई उपकरण तो नहीं है, पर यदि गर्म पानी और स्टरलाइजर किया हुआ चाकू मिल जाए तब भी मैं काम चला लूंगी, अगर कोई अन्य कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हुआ तो। उसने कहा, इनका इंतजाम मैं करा देता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर टीटी ने कहा तथा अटेंडेंट को निर्देश देते हुए कहा, पेंट्री कार में जाकर एक भगोना गर्म पानी तथा एक चाकू स्टरलाइजर करके ले आओ। सर रात के 11 बज रहे हैं। वे लोग तो सब समेट कर सो गए होंगे। अटेंडेंट ने उत्तर दिया। तो जाकर जगाओ और जल्दी से जल्दी गर्म पानी और चाकू लेकर आओ। टीटी ने आदेश दिया। चाकू स्टरलाइजर करने के लिए उसे कम से कम 10 मिनट गर्म पानी में खौलाना होगा। डॉक्टर रीता ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं अपनी देखरेख में करवाती हूँ। श्वेता ने कहा। इसके बाद श्वेता भी अटेंडेंट के साथ चली गई। साथ ही वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ नॉर्मल हो तथा कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इस बीच डॉक्टर के आदेशानुसार उस केबिन को चादर से घेरकर ऑपरेशन रूम बनाया गया। दर्द बढ़ने के साथ महिला की चीखें तेज होती जा रही थी। डॉक्टर उसके सिर पर हाथ फेरकर दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। 2 घंटे की अथक मेहनत के पश्चात सेफ डिलीवरी हो गई। सबने चैन की सांस ली। डॉक्टर ने उसे दवा देकर सुला दिया तथा बेबी को नहलाकर साफ कपड़े में लपेटकर उसके पास ही सुला दिया। उस समय डॉक्टर रीता ने डॉक्टर और नर्स दोनों के काम बखूबी निभाए। जब तक डॉक्टर अंदर रही, दिनेश पूरे समय बाहर मौन खड़ा रहा। जब डॉक्टर जाने लगी तो उसने उसके हाथ में एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, यदि आज आप नहीं होती तो शायद आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन होता। समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। यह क्या है? डॉक्टर ने पैकेट देकर पूछा। डॉक्टर साहब, आपकी फीस। इस समय मेरे पास बस इतना ही है। अरे नहीं, ये मेरा क्लिनिक नहीं है। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। अगर धन्यवाद देना है तो इनको दो। डॉक्टर रीता ने श्वेता की तरफ देखते अपनी बात जारी रखते हुए पुनः कहा, हो सके तो इतना वचन दो कि तुम इसे कभी कोई दुख नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि आज यह औरत तुम्हारे बच्चे की मां बनते हुए उस पल से गुजरी है जिसे एक आदमी कभी महसूस ही नहीं कर सकता। आज उसका पुनर्जन्म हुआ है। बच्चा प्रीमेच्योर है, इसलिए
इसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता है। डॉक्टर रीता ने दिनेश की पीठ थपथपाते हुए कहा। रेखा मायके डिलीवरी के लिए ही जा रही थी, पर यात्रा के बीच में ही उसे पेन शुरू हो गए। अगर डॉक्टर रीता ट्रेन में सफर ना कर रही होती तो ना जाने क्या होता। डॉक्टर रीता 2-3 बार उसे देखने भी आई। डॉक्टर रीता का व्यवहार देखकर श्वेता को कहीं पढ़ा ए वाक्य बार बार याद आ रहा था। संसार के विषाक्त सागर में कुछ सीपियां ऐसी भी हैं जो शर्म से सिर झुकाने की बजाय इज्जत से सिर झुकाने योग्य हैं। हमें ऐसी सीपियों को ही आदर्श बनाना चाहिए। कानपुर आने पर श्वेता उतरने की तैयारी करने लगी तो दिनेश ने उसके पैर छूते हुए सिर्फ इतना कहा, दीदी आज अगर आप नहीं होती तो शायद मैं रेखा को खो देता। ऐसा क्यों कहते हो? मैं ना होती तो कोई और होता। यह तो कहने की बात है दीदी। यूं तो जिंदगी के सफर में बहुत से लोग मिलते हैं, पर कुछ ही लोग दूसरों की सहायता के लिए आगे आते हैं। कोई रिश्ता ना होते हुए भी कुछ ही घंटों में अनजाना सा रिश्ता कायम हो गया था। अपना फोन नंबर देते हुए उसने मेरा मोबाइल नंबर लिया। कुछ दिनों पूर्व इस यात्रा को लेकर इतनी सशंकित थी। इसे निर्विघ्न पूरा होते देख जहां मन में खुशी हो रही थी, वही अपने छोटे से प्रयास से एक युगल के चेहरे पर छाया संतोष सुकून भी दे रहा था। इसी बीच कानपुर स्टेशन आ गया। राघव और ममता को देखकर वो नीचे उतरी। बातों में इतना मशगूल हुई कि उस जोड़े के बारे में भूल ही गई। रात्रि को खाना खाते हुए श्वेता ने ट्रेन वाली घटना सबको बता ही रही थी कि टीवी पर एक न्यूज फ्लैश हुई। पुष्पक एक्सप्रेस में कल एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। 1-2 लोगों ने विरोध किया तो उन अपराधियों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उनमें एक मर गया तथा दूसरे को कुछ चोटें आई हैं। उस महिला की हालत गंभीर है। उसे इलाज के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया है। जब यह घटना घटित हो रही थी तब उसी डिब्बे में तैनात रेलवे पुलिस के जवानों से किसी ने शिकायत की तो उन्होंने कहा, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, इस समय हम कुछ नहीं कर सकते। अगले स्टेशन से नए लोग आएंगे तब शिकायत दर्ज करवाइएगा। सारी घटना का कवरेज ट्रेन के डिब्बे के साथ पीड़िता का धुंधला चेहरा दिखाने के साथ साथ तरह तरह के प्रश्न पूछकर भी किया जा रहा था। इस तरह के न्यूज कवरेज को देखकर कुछ दिनों से उसे भी लगने लगा है कि ट्रेन तो ट्रेन, आज अकेली महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। चाहे वो विद्या का घर स्कूल कॉलेज ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि परिचित का घर भी उसका आश्रय स्थल नहीं बन सकता। अब तो उम्र से भी इन नामर्दों का कोई वास्ता नहीं रहा है। 2 वर्ष की बच्ची हो या 70 वर्ष की औरत, उनको सिर्फ अपनी हैवानियत की क्षुधा पूर्ति के दमन के लिए साधन चाहिए। हद हो गई है दरिंदगी की। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। ऐसे लोग शायद एक ब्रह्म वाक्य भूल चुके हैं। वो ये भी भूल गए हैं कि जिसने उन्हें 9 महीने कोख में रखा वो नारी देह ही थी। पता नहीं कैसी मानसिकता है कि ऐसा घिनौना कृत्य करते हुए उन्हें जरा भी अपनी माँ या बहन का ख्याल नहीं आता। उन्हें नैतिकता का जरा भी भान नहीं होता। उनकी अपनी अनैतिकता भी उन्हें दंशित नहीं करती। कोई अपराध बोध नहीं कचोड़ता। ऐसे अमानुषिक लोगों के लिए तो औरत मात्र देह ही तो है। सारे रिश्ते नातों से परे सिर्फ देह है। जब अपनी पौरुषता दिखानी हो या बदला लेना हो तो कुचल डालो देह को, उसकी अस्मिता को। ऐसे लोग मानसिक विकृति के शिकार नहीं तो और क्या हैं? वरना दूसरे को दुखी देखकर एक आम इंसान सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? वैसे भी किसी को नीचे दिखाने के लिए क्या इंसान को स्वयं नहीं गिरना पड़ता? किसी की अस्मिता से खिलवाड़ करते हुए क्या उसे अपने आत्मसम्मान की बलि नहीं चढ़ानी पड़ती? यदि नहीं तो ऐसी मनोवृत्ति वाला इंसान इंसान नहीं हैवान है। ऐसा इंसान न केवल स्वयं के परिवार के लिए वरन समाज के लिए भी कोढ़ है। इन्हीं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आश्चर्य तो यह था, पिछले 24 घंटे से एक खबर बार बार टीवी पर दिखाई जा रही थी, पर डिलीवरी वाली घटना का कोई जिक्र नहीं था। मन में अजीब सी हलचल मची थी। मीडिया सिर्फ नकारात्मक खबरों को ही क्यों प्रचारित करता है? मन में बार बार यह विचार आ ही रहे थे कि रीनू राघव की छोटी लड़की ने आकर कहा, बड़ी माँ कल आप जिस घटना का जिक्र कर रही थी वो भी टीवी में आ रही है। कहाँ? श्वेता ने टीवी की ओर देखते हुए पूछा। वह नीचे लिखकर आ रहा था, ध्यान दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर आएगा। थोड़ी देर पश्चात लिखकर आया, ट्रेन में डिलीवरी। उसी ट्रेन में यात्रा कर रही डॉक्टर, रेलवे स्टाफ तथा यात्रियों की तत्परता के कारण जच्चा बच्चा सकुशल। इतनी अच्छी घटना के लिए आधा मिनट भी नहीं और उस घटना के लिए पूरे 5 मिनट, वो भी हर घंटे के अंतराल पर। पहली घटना तो हर घर में पहुंच गई, जबकि दूसरी को कोई पढ़ भी पाया या नहीं। समझ में नहीं आता कि आज मीडिया इतना संवेदनहीन और नकारात्मक क्यों हो गया है।
वो क्यों ऐसी हर घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है? ऐसा करके क्या वह पीड़िता को न्याय दिलवा पाता है? क्या ऐसा करके ऐसी मुसीबत की मारी महिलाओं की परेशानी बढ़ाने में हिस्सेदारी नहीं निभा रहा है? उसे इतना भी भान नहीं है कि नकारात्मक खबरें समाज में नकारात्मक ऊर्जा ही फैलाती हैं, वरना आज 6-7 वर्ष के बच्चे के मुख से बलात्कार शब्द सुनने को नहीं मिलता। उनका मासूम प्रश्न सुनकर समझ में नहीं आता क्या उत्तर दें। उचित उत्तर प्राप्त न होने पर वे स्वयं ही इस शब्द का अर्थ खोजना चाहते हैं। पता नहीं वे अर्थ खोज भी पाते हैं या नहीं, पर उनके मासूम चेहरों को पढ़ने से इतना अवश्य पता चल जाता है कि कोई ऐसी घिनौनी बात अवश्य है जिसके लिए लड़की को मुंह छिपाना पड़ता है, वहीं लड़के को जेल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर युवावस्था में प्रवेश करते युवाओं तथा अन्यों को यह बात आम लगने लगती है। खून नहीं खौलता उनका, वैसे भी दिन रात एक जैसे ही घटनाओं को देखकर भला किसी को क्या फर्क पड़ेगा। दरिंदों के लिए यह तो मात्र जिस्मानी खेल है, जबकि दूसरों के लिए मात्र एक घटना। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दे तो ऐसे अपराध करने वालों को क्या कभी कोई सजा मिल पाती है? फिर डर क्यों? भाभी, दुल्हन का बक्सा लगवा दीजिए, कल से सारे मेहमान आने प्रारंभ हो जाएंगे तो फिर समय नहीं मिलेगा। ममता ने पास आकर कहा। चलो, कहते हुए उसने मन में उमड़ते घुमड़ते विचारों को झटका। आखिर कब तक इस घटना को सोच सोचकर दुखी होती रहेगी? संसार सागर में अनेकों घटनाएं होती रहती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। किसी घटना से ना बहुत खुश होना चाहिए और ना ही घबराकर पीछे हटना चाहिए, वरन अच्छी बुरी घटनाओं से सबक लेते हुए इंसान को अपनी जीवन यात्रा जारी रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वही ये भी निर्विवाद सत्य है कि वक्त ही दिल के बड़े से बड़े जख्मों को भर देता है। जो वक्त की राह में अपने निशान छोड़ जाता है वही इतिहास बनाता है। अनुराग भी आ गए थे। विवाह भली प्रकार संपन्न हो गया था। बिटिया को विदा कर लौटने की तैयारी कर रही थी कि रीनू ने कहा, बड़ी माँ, आपसे कोई मिलने आया है। बाहर जाकर देखा तो ट्रेन वाला दिनेश खड़ा है। उसे देखते ही उसने उसके चरण स्पर्श किए। कैसे हो दिनेश? ममता और बेबी ठीक है ना? बस आपकी कृपा है दीदी। उस दिन अगर आप नहीं होती तो फिर वही बात, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया था, श्वेता ने अपनत्व से कहा। यह सब कहने सुनने में ही अच्छा लगता है दीदी, पर सच तो यह है, सच्चे मन से सहायता कोई बिरला ही कर पाता है। सिर झुकाकर उसने कहा, तुम्हें मेरा यहाँ का पता कैसे मिला? श्वेता ने बात को बदलने की गर्ज से पूछा। दीदी, उस दिन जब हम ट्रेन से उतरे तो हमें लेने आए रेखा के भाई ने एक सज्जन की ओर इंगित करते कहा, वो देखो, वो है हमारे जनरल मैनेजर। जब मैंने उधर नजर घुमाई तो आपको उनसे बातें करते पाया। बस वो एक छोटी सी मुलाकात आपके पास पहुंचाने का जरिया बन गई। आपसे बिना पूछे आपसे मिलने चला आया। सॉरी दीदी। सॉरी की क्या बात, अच्छा किया मिलने चले आए। तुम कहाँ के रहने वाले हो? परिचय का सिलसिला आगे बढ़ाते श्वेता ने पूछा। रहने वाला तो हजारीबाग का हूँ, पर काम बोकारो स्टील प्लांट में कर रहा हूँ। यहाँ रेखा के माता पिता उसके भाई के साथ रहते हैं। इस बार उसने मेरा पता लेने के साथ अपना पता भी दिया था तथा कहा रेखा भी आपसे मिलना चाहती है। इस समय तो वो आपसे मिलने नहीं आ पाई, पर आपसे मिलाने उसे अवश्य लाऊंगा। अवश्य आना। तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे अत्यंत खुशी होगी। तब तक चाय आ गई। चाय नाश्ते के पश्चात जब वो जाने लगा तब विवाह का घर होने के कारण उसे भी एक डिब्बा मिठाई का दिया। उसने धन्यवाद देते हुए डिब्बा पकड़ तो लिया, पर लेते हुए चेहरे पर झिझक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। प्लीज दीदी, मना मत करिएगा। एक छोटे भाई का बड़ी बहन को एक छोटा सा तोहफा है। जाते समय झिझकते हुए उसने उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट पकड़ाते हुए कहा। उसके मना करने के बावजूद दिनेश के बार बार आग्रह करने के कारण उसे उपहार स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। वो चला गया था। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सी अंगूठी थी। श्वेता समझ नहीं पा रही थी इतना महंगा उपहार स्वीकार कर कर उसने अच्छा किया या बुरा, पर इतना अवश्य लगने लगा था कि वो पिछले 2 वर्षों से व्यर्थ भय के साये में जी रही थी। अच्छे और बुरे इंसान हर जगह हर प्रांत में हैं, फिर अनावश्यक डर और अविश्वास क्यों? दिनेश की सहृदयता से उसके साथ एक अनोखा रिश्ता कायम हो गया था। यात्रा तो उसने अनेकों की थी, पर इस यात्रा ने उसे एक नई अनुभूति दी। प्रेम और अपनत्व का अनोखा एहसास दिया था। मन का धुलहल्का छटने के साथ ही खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।